तो नमस्ते आप सभी को एक बार फिर से आपको स्वागत है एसएसटी की क्लास में। अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। एसएसटी में कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, क्या आप लोगों को पता है ना? कल हम लोगों ने एसएसटी में क्या पढ़ा था? एसएसटी में हमने अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में जाना। उसमें अर्थशास्त्र के बारे में जाना, अर्थशास्त्र के पिता क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, संरचना जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के। उसके बाद उसके प्रकार को जाना, प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन सभी को जानना, ठीक है। बस अब नेक्स्ट हम जानते हैं, चलते कि आप लोग जो 10th क्लास के बच्चे अगर बढ़िया से तैयारी करना चाहते 100%, तो इस चैनल पे जुड़ जाना, ठीक है। और कल का हमने पीडीएफ क्या व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया है, आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है, देख लेना, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल गाइडेंस सब करके है, लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लेना, ठीक है। लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे जाके क्या कर लेना, फॉलो कर लेना, और वहां से आप लोगों को क्या होगा, पीडीएफ हम देते रहेंगे, ठीक है। तो हमने कल ये जान लिया क्या उपनिवेश क्या है, मतलब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो कमजोर देश उपनिवेश। आर्थिक क्रिया जिससे हमें धन प्राप्ति हो, आर्थिक क्रिया कहलाता है। अर्थव्यवस्था समाज में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का योगफल क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये तो पता है। अर्थव्यवस्था का कार्य वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करना, दूसरा लोगों को रोजगार देना, ये सभी क्या अर्थव्यवस्था की संरचना। 3 संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र बात वही है, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, बता दिए, पूंजीवादी, समाज मिश्रित और समाजवादी। पूंजीवादी में पूंजीपति, समाज मिश्रित में पूंजीपति और सरकार दोनों, समाजवादी में सरकार, ठीक है। अब आ गया क्या नेक्स्ट हमारा क्या है, समाजवादी हो गया। समावेशी विकास, देखो समावेशी विकास क्या होता है, इस विकास में पहले तो ये जानो, ये इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग, कोई भी वर्ग नहीं छूटेगा, इसमें सभी वर्ग के लोग रहेंगे, चाहे वो गरीब रहे, नीच जात रहे, ऊंच जात रहे, नीच रहे, वो सभी मिलकर क्या करेंगे, एक साथ मिलकर विकास करेंगे। चाहे वो नीच रहे, ऊंच रहे, छोटी जाति के रहे, बड़ी जाति के रहे, सभी लोग एक साथ मिलकर क्या करेंगे, विकास करेंगे, तो उसे समावेशी विकास कहेंगे। समझ में आया क्या? समाज के सभी वर्ग के लोग, देखो इसमें सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर विकास करेंगे। देखो इसमें क्या करा, ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग क्या लोग एक साथ मिलकर विकास करे। इस विकास से समाज के कोई भी वर्ग के लोग अछूता न रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। समझ में आया क्या? समाज के कोई भी वर्ग के लोग इस विकास से अछूता न रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया, समावेशी विकास, ऐसा विकास जिसमें सभी वर्ग के लोग रहे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, जैसे कि हो गया एक सुदामा, मान लो सुदामा बहुत गरीब है और उसके गांव के लोग, और कृष्ण कितने अमीर हैं, तो कृष्ण, ये सभी मिलकर एक विकास करे, तभी क्या होगा, समावेशी विकास होगा। समझ में? उदाहरण देकर आप लोगों को समझाना बहुत अच्छा आसान होता है, ठीक है। समावेशी विकास के बाद क्या है, सतत विकास मतलब सतत विकास क्या है, सतत विकास ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, देखो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर, मतलब क्या होता है, ऐसा विकास करे जिससे हम क्या करें, हमारा वर्तमान भी क्या वर्तमान भी बढ़िया रहे, और भविष्य मतलब आने वाला समय, आने वाला जैसे कि लोग जो हमारे वंश जो आएंगे, आगे के बच्चे आएंगे, उनको क्या कुछ संसाधनों से अभाव न होना पड़े। संसाधन जैसे कि मान लो सतत विकास, तो हम विकास किए, ऐसा विकास किए जैसे कि हम लगातार पानी को क्या किए,
इतना पानी का उपयोग किए कि पीने लायक भी पानी नहीं बचा। अब ये पानी बचा ही नहीं तो हमारे भविष्य पीढ़ी कैसे रहेगी? उनको भी तो पीने के लिए पानी की जरूरत होगी। अगर हमें भविष्य को भी बचाना है तो हमें क्या करना होगा? सतत विकास करना होगा। समझ में आया? सतत विकास में क्या होता है? हमें वर्तमान पीढ़ी के साथ, इसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ क्या किया जाता है? भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा। मतलब क्या, हमें वर्तमान का भी विकास करना ही है, लेकिन हमें क्या, भविष्य का भी विकास करना है। जिससे क्या होना चाहिए? भविष्य को भी कोई नुकसान न पहुंचे हमें वर्तमान के साथ साथ, कि भविष्य में कोई उसे परेशानियां ना हो, जो आने वाला हमारी पीढ़ी है उन्हें कोई परेशानी ना हो। समझ में आया? सतत विकास, सतत विकास मतलब आने वाला कल, आने वाला कल या आने वाला पीढ़ी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, सतत विकास समझ में आ गया। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, देखो, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया दीर्घ काल में किसी भी देश की राष्ट्र अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। देखो, आर्थिक विकास में एक लंबी प्रक्रिया, देश की आवश्यकता के अनुसार, देखो, आर्थिक विकास विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दीर्घ काल में किसी भी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि होती है। क्या समझ में आया? किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय किसी भी देश के दीर्घ काल में, मतलब क्या, लंबे समय में, जैसे 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, वर्षों में ऐसे क्या होता है? आय की वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, लोगों का इनकम बढ़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। समझ में आया? आर्थिक विकास। अब रह गया क्या? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में देखो, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, किंतु कुछ अर्थशास्त्र मानते हैं। ठीक है, ऐसा तो मानते हैं, लेकिन इसका आर्थिक विकास का प्रयोग, आर्थिक वृद्धि का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, हम आर्थिक विकास का प्रयोग जैसे कर सकते हैं आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि कहाँ प्रयोग होता है? इसका उपयोग विकसित देश में किया जाता है, विकसित देश में, विकसित देश में। और आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देश में, विकासशील देश में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि देखो क्या कह रहा है नीचे, आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देश में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? विकासशील देश के साथ। और आर्थिक वृद्धि का प्रयोग, देखो, आर्थिक वृद्धि का प्रयोग क्या, विकसित देश के लिए किया जाता है। समझ में आया? आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देश, आर्थिक वृद्धि का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है। ठीक है, किंतु हम क्या कर सकते हैं? दोनों को एक दूसरे स्थान पे क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। किंतु कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है इस दोनों में अंतर है। उनके अनुसार यह है कि उनके अनुसार आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील और आर्थिक वृद्धि का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है। बस यही है अंतर। ठीक है, अगर पूछे तो अंतर लिख देना। ठीक है, नोट देखो यहाँ क्या कह रहा है, नोट ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं है, दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आया? क्या 100% इसे मान ले? आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है दोनों को एक स्थान पे हम प्रयोग कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अब आर्थिक नियोजन देखो, आर्थिक नियोजन का प्रयोग, आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों को विकास काम में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब देखो, देश की आवश्यकता के अनुसार अगर देश को जरूरत पर आने पर क्या करना, संसाधन को विकास के, मतलब मान लो अभी अब क्या हो रहा है, गैस की कमी हो रही है, देख रहे हो गैस। अब देश की संसाधन की आवश्यकता है, अब जो गैस बचा सभी को क्या कर किया जाए, देश के विकास के लिए प्रयोग किया जाए, तो वो क्या है? आर्थिक नियोजन है। तो ये समझ में आया क्या? आर्थिक नियोजन देश की जब जरूरत पड़ने के अनुसार क्या, संसाधनों को विकास के काम में प्रयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। जैसे आप गैस जो बचा है, अब तो उसे, जो हमारा स्टोर है, गैस स्टोरेज है भरा हुआ है, उसको आप क्या करेंगे? हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आप सरकार पहुंचाना चाहेगी, क्योंकि देश में गैस की कमी हो रही है ठीक है,
तो देश की आवश्यकता को संसाधनों को विकास के काम में प्रयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। समझ में आ गया। पीडीएफ के लिए चिंता मत करिएगा, आप लोगों को हम क्या व्हाट्सएप चैनल पे कल वाला हम लगा दिए हैं, जिसको पीडीएफ चाहिए वो क्या करे व्हाट्सएप चैनल क्या करे, ज्वाइन हो जाए, ज्वाइन हो जाए व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। जिसे चाहिए पीडीएफ, ठीक है। नोट, भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग द्वारा किया जाता है। देखो योजना आयोग कौन करता है? आर्थिक नियोजन योजना आयोग। योजना आयोग के बारे में पता है कुछ आप लोग? नहीं पता तो कोई बात नहीं। 15 मार्च 1950 को क्या किया गया? योजना आयोग का स्थापना किया गया। कब? और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधान पीएम होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। और कुल योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्षीय योजना बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना बनाना योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? योजना आयोग, और योजना आयोग को नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। समझ में आ गया योजना आयोग के बारे में? चलो देखते हैं आगे योजना आयोग के बारे में। ये देखो आई गया, नीचे ही है। योजना आयोग के बारे में जान लो कुछ। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। योजना आयोग के स्थापना 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? क्या होता है इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होता है, पीएम प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, 8 सदस्य और 1 उपाध्यक्ष है, ठीक है। ये इतना चीज इम्पोर्टेंट है, इसमें पॉइंट में आप लोग याद रखेंगे तो बढ़िया होगा, ठीक है। जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए तो फायदा है, ठीक है। नोट्स बनाने वाले बहुत फायदे में होंगे, लास्ट में देखना, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, चौथा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। कब? तो ये डेट याद रखना, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का दिशात्मक नीति निर्धात्मक थिंक टैंक रूप में कार्य कर रहा है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, याद रहे। चौथा क्या, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये समझ में आ गया ना योजना आयोग के बारे में? फिर से समझाएं, बस ये जानो योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 में हुआ, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते? तो पीएम होते, एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। 8 सदस्य होते हैं, समझ में आया ना? 8 सदस्य होते हैं 1 जनवरी 2015 को नाम बदलकर क्या कर दिया? 1 जनवरी 2015 को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ये सब याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों को। नोट, भारत की कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। याद रखना, पूछा जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? कुल कितना है? 12वीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल 5 घटा दो, मतलब 12 से, तो 7, 2007 से क्या हो जाएगा? 2007 से 12, ठीक है। 2007 से 2012 तक। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या इतना हमने पढ़ाया? क्या क्या पढ़ाया अभी से देखो। समाजवादी, यहाँ से हमने पढ़ाया समावेशी विकास, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर विकास करें, समावेशी विकास। समझ में आया? उसके बाद सतत विकास, जिसमें भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, मतलब फ्यूचर को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, भविष्य आर्थिक विकास, मतलब देश दीर्घ काल में, लंबे समय में देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो उसे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर समझ गए।
आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देश और आर्थिक वृद्धि का प्रयोग विकसित देश। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में कोई अंतर नहीं, ऐसा तो जानते ही, हमने बताया पहले। अब आर्थिक नियोजन देश की आवश्यकता के अनुसार संसाधनों को विकास काम में प्रयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। और भारत में राष्ट्रीय आय का आर्थिक नियोजन कौन करता है? तो योजना आयोग। कौन होते हैं उसके अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग के बारे में जाना, योजना आयोग ठीक है, ये सभी हम जाने। और पंचवर्षीय योजना भारत, अब ये योजना आयोग का नियोजन, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य भी हम जान लेते हैं, ठीक है। ये क्या, चलो भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य भी हम जान लेते हैं। बस ये लास्ट हम जानते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन की दर आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देता है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देना। दूसरा, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट, सामाजिक न्याय को, समाज में न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है। पहला है विकास की दर, देश का अधिक से अधिक विकास हो, ठीक है। दूसरा, उद्योग एवं कृषि का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सब समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो पढ़ा है उन सभी को क्या कर लो, आप लोग नोट्स बना लो, या नोट्स बना लेना, ठीक है। इम्पोर्टेंट है नोट्स। अगर नोट्स बना लिए तो आप लोगों को क्या 90% आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को 90% ऐसे ही याद हो जाएगा, मैं कहता हूँ। तो फिर मिल